तो हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं स्ट्रेट एंड प्रूव कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। तो इतने दिन से जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें जिस थ्योरम का यूज़ कर रहे थे उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और हो सकता है जितना चैप्टर हमने अभी तक इस यूनिट में किया है, क्वेश्चंस ना आकर सीधा 20 मार्क्स की सेक्शन सी में ये थ्योरम देखने को मिल जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि एक ही थ्योरम है इस यूनिट में, तो आपको ये अच्छे से करके ही जानी है। तो बच्चे ध्यान से देखें, पेपर में बाय नेम आएगी स्टेट एंड प्रूव कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट तो हमें याद ही है क्योंकि पूरे क्वेश्चन ही हमने सारे के सारे इस थ्योरम से किए हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता है एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी। तो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे, ये क्लोज लिखा हुआ है। तो एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। मतलब वो क्या कह रहा है कि दिया गया फंक्शन कर्व सी के अंदर और बाउंड्री के सभी पॉइंटों पर एनालिटिक है, पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कुछ पॉइंट्स को छोड़कर, और जिस पे हमें क्या मिल रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, मतलब गिन सकते हैं हम कितने पोल्स मिल रहे हैं इनसाइड सी, कर्व सी के अंदर। यानी कर्व सी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें पोल मिल रहा है। तो बाकी सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक है पर कुछ पॉइंट्स पर पोल मिल रहे हैं। इस वजह से देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड प्रूव करो 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, जहां पर समेशन आर प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल रेजिड्यू एट ऑल इट्स पोल्स लाइंग इनसाइड सी। मतलब कर्व सी के अंदर जितने भी पोल्स हैं उनके ऊपर रेजिड्यू निकालो और उनका सम कर दो, वो समेशन आर प्लस को शो कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये पूरा फॉर्मूला लेकर आना है एज इट इज़। तो बच्चे जो चीज़ गिवन है उसके हिसाब से थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले गिवन है एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। तो ये लाइन तो गिवन है। टू प्रूव करना है हमें ये वाला पूरा फॉर्मूला। अब क्योंकि इसने बोला है कि कुछ नंबर्स ऑफ पोल्स मिल रहे हैं अंदर, तो पोल्स के नाम रख दिए, लेट Z1 Z2 Z3 अप टू Zn आर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। अब बच्चे हमें पता है किसी भी पोल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो Z1 जो हमने पोल माना है उसका ऑर्डर मान लिया M1, Z2 जो ऑर्डर माना है उसका ऑर्डर, पोल का ऑर्डर मान लिया M2, और Z3 जो पोल है उसका ऑर्डर M3। ऐसे ही Zn जो पोल है उसका ऑर्डर Mn। ये मैंने आपको एक रोशी थ्योरम करवाई थी, या 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इंटू डी जेड सिंगुलैरिटी वाले चैप्टर में। उसमें भी हमने कुछ इस टाइप की लाइंस लिखी थी। क्योंकि पोल मिल रहे हैं तो इसका मतलब उनके कुछ नाम होंगे, तो हमने मान लिया Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ये तो पोल के नाम है। अब पोल्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है तो हमने उनके ऑर्डर मान लिए M1 M2 M3 अप टू Mn। अब बच्चे सुनो ध्यान से, Z1 पोल है कितने ऑर्डर का, M1 का। अब M1 की वैल्यू बाय चांस अगर 1 हुई तो सिंपल पोल, 2 हुई तो डबल पोल, 3 हुई तो ट्रिपल पोल। यानी M1 का मान कुछ भी हो सकता है। अगर 1 है तो सिंपल पोल है Z1, अगर 2 है M1 का मान तो Z1 डबल पोल है। तो इस तरीके से कुछ भी बन सकता है, तो उसका यूज मैं आगे एक्सपेंशन में करूंगा। यानी M1 का मतलब सिर्फ M1 से नहीं है, M1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू M1, हाईएस्ट M1। अब M1 पता नहीं क्या चीज़ है, सिर्फ ऑर्डर को बता रही है, तो 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। फिर बच्चे हमने क्या किया, ये जो पोल है इनको सेंटर्स मानकर रो रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए। तो Z1 को सेंटर मानकर रो रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे उसका नाम गामा 1। ऐसे ही Z2 को सेंटर मानकर रो रेडियस का ही सर्कल ड्रॉ किया गामा 2। और इस तरीके से क्रिएट किया कि ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, आपस में कट नहीं कर रहे। तो क्या लिखा, ड्रा अ सर्कल गामा 1 गामा 2 गामा 3 अप टू गामा n, जिनके सेंटर हमने मान लिए Z1 Z2 Z3 अप टू Zn एंड ईच विद रेडियस रो, और हर एक की रेडियस रो माना है, सच दैट दीज सर्कल्स डू नॉट ओवरलैप, ये सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। अब ऐसे ही इनमें से कोई ZR पॉइंट होगा और ZR के लिए जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो गामा आर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चे उस गामा आर सर्कल की इक्वेशन लिख दी। तो क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ दीज सर्कल्स इज गिवन बाय Z माइनस ZR का मोड इक्वल टू रो, जहां पर R का मान 1 2 3 अप टू n। भाई तुम R का मान 1 रखोगे तो Z माइनस Z1 इक्वल टू रो। देख भी सकते हो Z1 को सेंटर मानकर रो रेडियस का गामा 1 सर्कल ड्रॉ किया है। ऐसे ही 2 के लिए लिखेंगे तो R को 2 रख देंगे,
तो इसके लिए अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूं तो जेड माइनस सेंटर, सेंटर का नाम है Z2 और रेडियस कितनी है रो, तो जेड माइनस Z2 का मोड इक्वल टू रो। तो इसी तरीके से हम इन सभी सर्कलों की इक्वेशन को एक जेड माइनस जेड आर का मोड इक्वल टू रो की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर आर का मान 1 2 3 अप टू n। तो बच्चे ये हल्का सा एक रफ डायग्राम बना दिया कि ये क्लोज कर्व सी है कैसी भी शेप का, उसके अंदर Z1 Z2 Z3 अप टू Zn पोल है, उन सबको रो रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो गामा 1 गामा 2 अप टू गामा n। तो टोटल अपनों ने n गामा सर्कल ड्रॉ किए हैं, यानी गामा 1 गामा 2 अप टू गामा n। क्योंकि ये Z1 Z2 पोल्स हैं तो इस क्लोज कर्व का पूरा इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि कॉची थ्योरम कहती है अगर पूरे क्लोज कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका इंटीग्रेशन जीरो, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे पोल मिल रहा है तो पूरा तो जीरो नहीं होगा। अब बच्चे अगली लाइन जो नोट्स में लिखी हुई है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता रहा हूँ। बच्चे आपने ना लोरेंट एक्सपेंशन पढ़ा था, सिंगुलैरिटी के चैप्टर में भी पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था। तो एक बार मैं लिखता हूँ, एफ जेड बराबर आपने पढ़ा हुआ है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा मैं आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए आर जेड माइनस ए की पावर आर समेशन आर इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी आर जेड माइनस ए की होल पावर आर, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब बच्चे उसमें हमने क्लियरली बोला था कि सिंगुलैरिटी डिपेंड करती है सिर्फ इसके ऊपर, और हमें इस क्वेश्चन में पोल टाइप की सिंगुलैरिटी मिल रही है तो सिर्फ ये वाले पार्ट पर डिपेंड कर रही है। इस पे तो फंक्शन अगर ए पॉइंट पुट करें तो ए पर ये तो फंक्शन एनालिटिक है। तो मैं अपनी थ्योरम के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूँ इसको एक नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये जेड का फंक्शन है तो इसको एक नाम दे दिया फाई जेड, और बिल्कुल ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है एनालिटिक। दिक्कत इस स्टेप से है क्योंकि इसमें अगर ए पॉइंट पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी बनाता है, इसका मतलब ये सिंगुलैरिटी देता है। वैसे भी इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, और सिंगुलैरिटी डिपेंड भी किस पे करती है, प्रिंसिपल पार्ट पे। जनरल पार्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसको ऐसे ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ फाई जेड, और इसको भी मैं थोड़ा तरीके से, बच्चे मेरे पास ए पॉइंट पर पोल नहीं मिल रहा, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ाऊँ तो Z1 पे मिल रहा है, और Z1 का जो ऑर्डर माना है वो कितना है M1, और अभी अभी बताया है M1 की वैल्यू 1 2 अप टू M1, क्योंकि M1 का मान अगर 1 है तो Z1 सिंपल पोल है, 2 है तो डबल पोल है। ऐसे ही M1 का मतलब 5 10 15 कितना भी हो सकता है, तो ऊपर में M1 ही है और नीचे में 1 से शुरू हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जब लिखूंगा ना इस स्टेप को अब नोट्स में, तो लोरेंट एक्सपेंशन से ही लिख रहा हूँ, पर एफ जेड इक्वल टू फाई जेड, जहाँ पर फाई जेड तो एनालिटिक फंक्शन, तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा फाई जेड, और यहाँ पर आर बराबर 1 से लेकर M1 और जेड माइनस ए की जगह लूंगा Z1। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे, जहाँ पर ए पॉइंट की बात ना कर हम Z1 पोल की बात कर रहे हैं, और उसका ऑर्डर हमने माना है M1। अब M1 का मान अगर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है और ऊपर में M1, तो ये वाली चीज़ बुला तो रहे हैं पर एज इट इज़ नहीं, ए की जगह Z1, आर बराबर 1 से लेकर M1, और ऐसे ही बच्चे फिर हमें 2 के लिए कैलकुलेशन करनी होगी तो M2। तो जब यहाँ पर ए की जगह 2 रखेंगे तो आर बराबर 1 से लेकर M2, क्योंकि M2 का मान भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे ऑर्डर किसी का कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके से इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं Z2 Z3 के लिए कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ Z1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो R बराबर 1 से M1, और हमने जो Z1 पोल मानना है उसको रो रेडियस देकर गामा 1 सर्कल क्रिएट किया है। तो जब मैं इस पूरे स्टेप का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्योंकि ए की जगह Z1 रख रहा हूं तो पूरे पे सर्कल जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा गामा 1, और बस एक से जो रिजल्ट आएगा सिमिलरली हम गामा 2 के लिए, गामा 3 के लिए और गामा n के लिए लिख देंगे। तो देखते हैं, मैंने इस स्टेप को थोड़ा सा करेक्शन के साथ लिखा जो मैंने आपको अभी भी बताया, तो लिखा मैंने, तो आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं बाय लोरेंट एक्सपेंशन, हल्का सा लिख सकते हैं अपने नोट्स के टाइम पे भी और पेपर के टाइम पे भी, बाय लोरेंट एक्सपेंशन। तो एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड प्लस आर बराबर 1 से M1 बी आर, ये बी आर है, बी के पैरों में आर, अपॉन जेड माइनस Z1 की पावर आर, इसे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर ये फाई जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। अब इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं गामा 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं Z1 पॉइंट की, तो हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग कर्व गामा 1। तो बच्चे एफ जेड इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन का साइन गामा 1, इधर भी डी जेड और इंटीग्रेशन गामा 1,
इधर भी इंटीग्रेशन गामा वन और डी जेड। अब कॉशी फंडामेंटल थ्योरम लगा दी, क्योंकि फाई जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक, तो इसके लिए तो क्लोज कर्व गामा वन के लॉन्ग इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। पूरा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है, पर फाई जेड तो एनालिटिक है, तो इसका कॉशी फंडामेंटल थ्योरम से वैल्यू कितना हो गया, 0। तो बच्चे इसका मान रख दिया 0। तो स्टेप बचा ये, समेशन को बाहर कर दिया और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इतना काम करने के बाद बच्चे मैं कैलकुलेशन को 2 भागों में बांट रहा हूँ, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चे, क्योंकि 1 एक अलग टाइप का पोल होता है, अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 हो तो वो सिंपल पोल होता है, वो एक अलग चीज़ है। और डबल ट्रिपल याद करो, जब हम रेजिड्यू के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें डबल ट्रिपल ऐसा कोई पोल आता था तो मल्टीपल पोल का फॉर्मूला बुलाते थे। तो इसका मतलब सिंपल वाले को डिस्टिंग्विश और बाकी सबको एक साथ। तो यहाँ पर भी हमने इस चीज़ को सोल्व करने के लिए 2 केस बनाए। एक केस तो बनाया केस फर्स्ट, जब r 1 के बराबर नहीं है। अब 1 के बराबर नहीं है तो r 1 ना होकर फिर क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 अप टू m1। तो r का मान 2 3 4 अप टू m1। तो उसके लिए हम इस इंटीग्रेशन को एक नाम दे देंगे i। तो गामा 1 समेशन को नहीं बोल रहे, सिर्फ इतने इतने को, बी आर अपॉन जेड माइनस जेड वन की होल पावर आर इंटू डी जेड। पर ये वाली इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो आर का मान 2 3 अप टू m1। और फिर केस सेकंड स्पेशली आर बराबर 1 के लिए, तो उस केस में देखो अगर आर को हम 1 रख दें तो गामा 1 b1 डी जेड और नीचे जेड माइनस जेड वन की होल पावर 1, यानी आर को 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 2 3 4 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इन सब के लिए इकट्ठा एक साथ ही सोल्व कर देंगे। तो इसका मतलब 2 से लेकर m1 तक के लिए इकट्ठी वैल्यू आ जाएगी, इसकी क्या आएगी। और स्पेशली 1 के लिए ये कुछ बन रहा है, उसके लिए अलग सोल्व कर देंगे। तो वापस यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने इस स्टेप को आई नाम दिया, पर केस 2 बनाए। एक तो आर बराबर 1 के लिए तो 1 पुट ही कर दिया, और जब 2 3 अप टू m1 उसके लिए हमने पुट नहीं किया, बस इसको आई नाम देकर छोड़ दिया। तो अब ये दोनों केसों में वैल्यू निकाल कर देखता हूँ। तो बच्चे पहले ही आपको बता देता हूँ प्री प्लानिंग कि 2 3 4 अप टू m1 के लिए जब सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0। इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के केस को इकट्ठा कर दिया। और r बराबर 1 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो देखते हैं क्या कुछ आएगी। तो सबसे पहले पहला केस कर रहे हैं, जब r 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब r 2 3 4 अप टू m1 तक हो सकता है। तो इस आई इंटीग्रेशन को बुला लिया जिसमें r 2 3 अप टू m1 है। अब बच्चे इसके लिए कैलकुलेशन कैसे की, बी आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया तो ये बी आर लिखा हुआ है। अच्छा गामा 1 चेक कर सकते हो, आपके डायग्राम में एक सर्कल है और एक क्लोज सर्कल 0 से 2 पाई की लिमिट बनाता है। डी जेड की वैल्यू बच्चे आपने जो सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं उसमें अगर Z1 के लिए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहो तो Z1 को सेंटर मानकर हमने रो रेडियस का गामा 1 सर्कल ड्रॉ किया था। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल किसकी है, गामा 1 की। अब मोड हटाते हैं तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है, रो के साथ आता है ई की आयोटा थीटा। इधर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो जेड का डी जेड, Z1 तो एक पोल है, पॉइंट है, तो इसका 0, और रो एज इट इज़ ई की कुछ का ई की कुछ, आयोटा जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और थीटा का करेंगे तो डी थीटा। तो बचे जेड माइनस जेड वन की वैल्यू, क्योंकि इसमें मोड नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट है ये, तो जेड माइनस जेड वन का मान तो हो गया रो ई की आयोटा थीटा। तो इस नीचे वाले ब्रैकेट की वैल्यू रख दी रो ई की आयोटा थीटा, पावर आर चल रही है, आर चलने दी, और डी जेड का मान है रो आयोटा ई की आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, रख दिया। अब बच्चे इसको ध्यान से सोल्व करें तो आर पावर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी, तो ये बन जाएगा रो की आर और ये बन जाएगा रो ई की आयोटा आर थीटा। अब बच्चे आयोटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, रो की पावर 1 और ये रो की पावर आर, ऊपर जाकर रो की पावर 1 माइनस आर। ऐसे ये ई की आयोटा थीटा और ये ई की आयोटा आर थीटा, ऊपर जाकर ई की माइनस आयोटा आर थीटा। आयोटा और थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर। आप इस स्टेप को बिल्कुल आराम से कर सकते हो, आर पावर इसके ऊपर भी अलग, इसके ऊपर भी अलग, तो जब ई वाले के साथ लगाएंगे तो ई की पावर आयोटा आर थीटा, ऊपर लेकर जाएंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा आर थीटा। आयोटा थीटा इसके पास भी है, उसके पास भी है, कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस आर। तो ई की पावर आयोटा कॉमन, थीटा कॉमन, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस आर। तो ये केस फर्स्ट चल रहा है जब हम आर को 2 3 अप टू m1 लेकर चले हैं।
तो बी आर आयोटा 0 से 2 पाई रो की पावर 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा 1 माइनस आर इंटू थीटा इंटू डी थीटा। फिर ई की आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपने पास ये पूरी चीज थीटा में चल रही है, तो ई की आयोटा थीटा को लिख दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 0 से 2 पाई लिमिट चली रही है, रो रेडियस है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब बचे कोस का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, साइन, तो साइन 1 माइनस आर इंटू थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट है 1 माइनस आर, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 माइनस आर अपोन में आएगा। ऐसे ही साइन का होता है माइनस कोस इंटीग्रेशन, और 1 माइनस आर नीचे अपोन में आ जाएगा। लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई, जब 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, तो 0 बन गया। फिर 2 पाई जब इसमें रखेंगे तो कोस 2 पाई होता है +1, तो बचेगा क्या, माइनस का आयोटा अपॉन 1 माइनस आर, तो माइनस का आयोटा अपॉन 1 माइनस आर। फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो साइन 0 0, और बचे 0 जब इसमें रखेंगे तो कोस 0 होता है 1, पर लोअर लिमिट माइनस करके पुट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कोस 0 का मान हो गया 1, तो ये बचा आयोटा अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि माइनस करके पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस। इस स्टेप से ये स्टेप भी कैंसिल आउट, ये पूरा स्टेप 0 बन गया, 0 इंटू कुछ भी 0। इसका मतलब इस आई इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई जब आर का मान 2 3 अप टू क्या है m1, यानी आर की वैल्यू अगर 2 होती है 3 होती है या m1 तक होती है तो इस इंटीग्रेशन का मान आता है 0। अब केस सेकंड बनाया था जब पर्टिकुलर आर को 1 ले लें, तो बच्चे 1 रख दिया था हमने, तो b1 z माइनस z1 dz, वैल्यू अभी अभी पीछे निकाली हुई है, तो dz की वैल्यू तो है आयोटा रो ई की आयोटा थीटा, और z माइनस z1 की वैल्यू है रो ई की आयोटा थीटा। क्योंकि r को 1 लिया हुआ है ना, तो ये ब्रैकेट की पावर 1 है। पिछले क्वेश्चन में r की वैल्यू 2 3 m1 थी, तो हमने r को r ही रखा था, तो यहाँ पर इसकी पावर नीचे r चल रही थी, पर अब हमने पर्टिकुलर r को एग्जैक्ट 1 लिया है, तो r को यहाँ पर 1 रख दिया और यहाँ पर भी 1 रख दिया। ठीक है, तो रो से रो कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट, आयोटा और b1 कांस्टेंट है बाहर, 0 से 2 पाई डी थीटा, क्योंकि गामा 1 एक क्लोज सर्कल है तो 0 से 2 पाई लिमिट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 0 से 2 पाई, 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई आयोटा b1। अब b1 तो एक नाम है, जस्ट कांस्टेंट, इस b1 का नाम ही हमने रख दिया r1। तो पहले उसको रखने से पहले इक्वेशन 3 में वैल्यू रखने हैं। इक्वेशन 3 देखो कौन सी थी, ये जो हमने ये वाली बनाई हुई थी इक्वेशन 3, तो ये LHS तो ये चल ही रहा है, और यहाँ पर हमने समेशन r बराबर 1 से m1, और इस पूरे की वैल्यू जब देखी तो बच्चे पहले r को जैसे 1 रखोगे तो बनेगा b1 z माइनस z1 की पावर 1, प्लस r को 2 रखोगे 3 रखोगे, पर 2 3 4 रखोगे तो वैल्यू सारी 0 है, तो सिर्फ r बराबर 1 के लिए ही वैल्यू बचेगी। तो कुल मिलाकर लिखा उसने उस स्टेप को, देखो ध्यान से, गामा 1 एफ जेड इंटू डी जेड, गामा 1 b1 dz z माइनस z1, ऐसे r को 2 रखेंगे तो b2 z माइनस z1 की पावर 2, ये z1 आएगा क्योंकि r पे समेशन लगा हुआ है, ये भी गामा 1 है। ऐसे करते करते b m1 z माइनस z1 की पावर m1, यानी r की जगह हमने m1 रख दिया, r की जगह 2 रख दिया, r की जगह 1 रख दिया, और बच्चे 2 से लेकर m1 तक के सभी स्टेप क्या आए थे 0, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 पाई आयोटा b1। इसका मतलब, और b1 अब एक कांस्टेंट है, उसको एक नया नाम दे दिया रेजिड्यू, यानी r1, तो एक्चुअल में b1 हमारा रेजिड्यू को शो कर रहा था, तो इसका नाम क्या रख दिया r1, और इंटीग्रेशन गामा 1 एफ जेड इंटू डी जेड। तो आपने अभी तक के प्रोसेस में क्या देखा कि जब मैंने गामा 1 के अलोंग करके सोल्व किया और 2 केस बनाए, तो r बराबर 1 के केस में तो वैल्यू आई 2 पाई आयोटा b1, और 2 से लेकर m1 तक के सभी केसों में वैल्यू 0, तो ओवरऑल गामा 1 के लिए पूरा सोल्व करने पर 2 पाई आयोटा r1। सिमिलरली जब हम वहाँ पर इंटीग्रेशन के टाइम पे गामा 2 कर्व लगाते तो कोशी फंडामेंटल से ये तो 0 ही हो जाता, यहाँ पर गामा 2 आता, और यहाँ पर z माइनस z2 आता, और 2 का ऑर्डर हमने अप टू m2 माना है, तो r बराबर वही 1 से m2, केस वही 2 बनते, एक तो r बराबर 1 और एक r नॉट इक्वल टू 1, और नॉट इक्वल टू 1 में 2 3 अप टू m2, पर उससे इन सब की वैल्यू क्या आती है 0, तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सिमिलरली करके लिखेंगे। तो क्या लिखा, सिमिलरली अगर एफ जेड डी जेड का गामा 2 के लॉन्ग करोगे तो वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा r2, ऐसे ही गामा n के लॉन्ग करोगे तो 2 पाई आयोटा rn। तो इस तरीके से ये इक्वेशन 4
इसी तरीके से गामा 2 के लिए करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5, फिर गामा 3 के लिए करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6, और गामा m के लिए n है, वैसे m कर लो n कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर n कर लो और यहाँ पर भी n ही कर लो, ठीक है। और फिर इन सब इक्वेशनों को जोड़ देंगे तो LHS को LHS में और RHS सारी को RHS में, तो उन सब में से 2 पाई आयोटा क्या आ गया कॉमन, और R1 से लेकर Rn तक के सम को हमने नाम दे दिया समेशन R प्लस, तो इसकी जगह रख देंगे समेशन R प्लस। और ये वाले पूरे स्टेप, क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा n सर्कलों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्लोज कर्व C बन जाएगा, क्योंकि बाकी जगह तो उसकी वैल्यू 0 है, जिन पॉइंटों पर फंक्शन आइडेंटिक है उनके लिए तो क्लोज कर्व पे मान 0 है, और इनकी वजह से जो वैल्यू आ रही है वो हमने निकाल ली, तो टोटल मिलाकर पूरे क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन C FZ DZ बराबर 2 पाई आयोटा समेशन R प्लस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को नाम दे दिया इंटीग्रेशन C FZ DZ। तो बच्चे इस तरीके से कॉशी रेसिड्यू थ्योरम का वेरिफिकेशन ख़त्म। बच्चे बस इसकी कल लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैंने आपको कहा था टाइप सेकंड के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक करवाऊंगा और एक तुम्हें वीडियो में ही पोज करके दिखा दूंगा। तो जैसी कैलकुलेशन पहले क्वेश्चन की रहेगी सेम एज इट इज़, बस दूसरे की है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में बस एंगल्स निकालने आने चाहिए, मेन बात तो यही है। और टाइप सेकंड थोड़ा सा देख लेना जिससे आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, तो वो देखेंगे बच्चे। अच्छी कैलकुलेशन है और वो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, तो उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।